नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृहनगर शियान पहुंचे हैं। शियान एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की अपनी पहली यात्रा पर मोदी शिखर सम्मेलन के लिए सामान्य प्रोटोकॉल से हटकर एक असाधारण कदम के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह शहर प्राचीन नगरी शियान पहुंचे। प्रधानमंत्री टेराकोटा वार मेमोरियल म्यूजियम देखने आए और इसके बाद दाजिंगशन मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। दोपहर 1 बजे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की मुलाकात होगी। बाद में शाम 4 बजे जिनपिंग और पीएम मोदी की डिनर पर मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद और पीओके में चीन द्वारा बनाए जा रहे कॉरिडोर पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद पीएम बेजिंग के लिए रवाना होंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को लेकर यहां के 65 गांव के किसानों की याचिका रद्द करते हुए कहा कि किसानों को जमीन नहीं लौटाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। किसानों ने अपनी याचिका में कहा था कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जमीन अधिग्रहण गैर कानूनी तरीके से किया गया है और इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से भी अनुमति नहीं ली गई। वहीं अथॉरिटी की दलील थी कि इलाके के विकास के लिए जमीन खरीदी गई थी और किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 बातें कही थी। एक तो ये कि अधिग्रहण रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10% जो है डेवलप्ड लैंड फार्मर्स को दी जानी चाहिए। और दूसरे ये कि 850 रुपये का जो इनको मिला है उस पर 64% और इंक्रीज होके मिलना चाहिए, जो 1400 रुपये स्क्वायर गज के लगभग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको चुनौती दी थी नोएडा ने भी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी 850 पिटीशन उन्होंने डाली थी और फार्मर ने 350 पिटीशन डाली थी। वो ये कह रहे थे कि मुआवजा बहुत कम मिला है। तो जैसे उनका कहना था कि 850 रुपये गज हमसे लेके अगले दिन ही सरकार ने बिल्डर्स को 10,000 रुपये गज में दे दी और मकान बना के बिल्डर्स उसको 42,000 रुपये गज में बेच रहे हैं। तो वो कह रहे थे कम से कम 1/3 जमीन का हिस्सा जो है होता है कोस्ट में, तो 42,000 रुपये अगर आप बेच रहे हैं तो 14,000 रुपये गज का बनता है उनका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपको मिल गया वो काफी है। 10% डेवलप्ड लैंड आपको मिल रही है और 1400 रुपये गज का मुआवजा मिल रहा है, इसी में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। न फार्मर इसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डालेंगे और साथ ही 5 जजों के सामने, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, वहां भी क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। चंडीगढ़ के हरियाणा रोडवेज डिपो में रोडवेज कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें एक बार फिर रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। आज हुई बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का ढीला रवैया है, उन्होंने कहा। और ज्वाइंट एक्शन के प्रधान ने सरकार पर आरोप लगाए कि 30 अप्रैल तक सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार कर जल्द ही बैठक की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी मांग नहीं मानी गई है, चाहे वह निजी परमिट को लेकर हो या उनके कर्मचारियों के फायदे की बात हो। वहीं उन्होंने कहा है कि 31 मई को सीएम आवास के घेराव की बात उन्होंने कही है। हरियाणा के अंदर ऑल हरियाणा रोड वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रखी हुई है और ये 31 मई को करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन का जो प्रोग्राम है वो क्यों रखा गया, क्योंकि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 28 मार्च को हमारे से बातचीत की थी। उसमें ये वादा किया था कि भाई हम 2013 की जो प्राइवेट पॉलिसी है उसको रद्द करेंगे और नई पॉलिसी हम प्राइवेट के लिए लाएंगे। लेकिन उनको रद्द करने की बजाय आज उनको लंबे रूटों पर परमिट दे दिए गए हैं। ना ही अभी मतलब
जो कच्चे कर्मचारी आज तक भी जो पिछली सरकार से हमारा मतलब समझौता हुआ था 2008 और 2012 के लगे कर्मचारी, आज तक उनको रेगुलर की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। आगे कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है, ना किसी प्रकार का विज्ञापन जारी किया जा रहा है भर्ती के लिए। तो ये सभी तमाम मांगों को लेकर ये रोडवेज के कर्मचारियों में रोष है। इसलिए ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने ये फैसला लिया है कि 31 मई तक, सरकार ने 30 अप्रैल तक का समय दिया था हमारे को, लेकिन हमने 1 महीने को और समय दिया है कि 31 मई तक सरकार ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुला करके इन मांगों को पूरा करे। चंडीगढ़ के हरियाणा रोडवेज डिपो में आज रोडवेज कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई। एक बार फिर रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। आज बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के ढीले रवैये पर चर्चा की गई और यह भी कहा गया बैठक के प्रधान के द्वारा कि 31 मई को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, चंडीगढ़ के हरियाणा रोडवेज डिपो में आज रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक की, तो इस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से जो है वो सड़कों पर उतरने की तैयारी जो है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी करने में लगे हैं। आज से जो है गेट मीटिंग जो है वो शुरू की गई है। हर डिपो में जो है आज से यहाँ पर गेट मीटिंग की गई है, जिसमें जो हरियाणा रोडवेज की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी आज बैठक हुई है। अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो है सरकार के जो ढीले रवैये की बात की गई। क्योंकि अगर हम बात करें, बैकग्राउंड में जाएँ, तो हरियाणा रोडवेज की जिस तरह से मांगे थी, निजी परमिट को जो है उसको निजी परमिट को हटाना, रद्द करना उसको, और जो कर्मचारियों को जो बेनिफिट थे उनको लेकर जो है मांगे इनकी काफी लंबे समय से जो इनकी मांगे थी। हालांकि पिछली सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की बात करें, तो उनकी सरकार में जो है इनके कई ऐसे यहाँ पे समझौते हुए थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार के आने के बाद जो है इनको कहा गया था कि इनके जितने भी वायदे हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि जब लास्ट इनकी सरकार से बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात हुई थी, तो अप्रैल तक का समय इनको दिया गया था कि अप्रैल में जो है इनकी मांगों पर विचार करके एक बैठक की जाएगी। लेकिन अप्रैल के बाद अब मई आ गया है, तो इसको लेकर जो है आज इन्होंने यहाँ पर बैठक की है और साफ तौर पे ये कहा है कि सरकार के ढीले रवैये से जो है तंग आकर इन्होंने 31 मई को यहाँ पर करनाल में एक बड़ी बैठक बुलाई है। उसके बाद सीएम सिटी करनाल है और वहाँ उनका घर है, उसको जो है घेरने की तैयारी की है। और जिस तरह से और भी रणनीति इन्होंने काफी यहाँ पर कड़ी रणनीति जो बनाने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार पर जिस तरह से साफ तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी मांगों को जो है दरकिनार किया गया है। निजी परमिटों का काफी मुद्दा जो है यहाँ पर गरमाया हुआ था। पहले सरकार में भी जो है निजी परमिटों को लेकर जिस तरह से इन्होंने हड़ताल की थी और जिस तरह से इन्होंने रोष प्रदर्शन किया था, यहाँ पे चक्का जाम भी इन्होंने किया था। तो अब इनको साफ तौर पर कहना है कि अब फिर वही समय आ गया है कि जिस तरह से सरकार इनकी मांगों को दरकिनार कर रही है और वायदे से मुकर रही है, उसी को लेकर जो है 31 मई को इन्होंने बड़ी एक मीटिंग बुलाई है। उसके बाद और रणनीति तैयार की जाएगी, हड़ताल की जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा। जी दीपिका। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो चंडीगढ़ के हरियाणा रोडवेज डिपो में आज रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान सरकार द्वारा उनकी अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे और 31 मई को सीएम आवास का घेराव करेंगे। ज्योति मर्डर केस में भद्दी के दून हलके के विधायक राजकुमार चौधरी और उनके साथियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी करने के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार और बूटी राम की अपील पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस लीजा गिल की डबल बेंच सुनवाई करेगी। इस डबल बेंच ने मार्च में इस केस में सभी आरोपियों को नोटिस भेजकर कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था। आज आरोपियों के वकील और ज्योति के पिता बूटीराम व सरकारी वकील के बीच जिरा होगी। बेंच को केस फिट लगा तो केस का दोबारा री इन्वेस्टिगेशन और री ट्रायल होगा। बेंच को बूटीराम और सरकार की दलील ठीक ना लगी तो इस याचिका को खारिज भी किया जा सकता है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, ज्योति मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है इस मामले में, तो इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूँगा कि काफ़ी अहम जो है आज सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि ज्योति मर्डर केस में जो बद्दी के दून हलके के जो विधायक हैं राम कुमार चौधरी और उनके साथियों को जिस तरह से ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो है उनको बरी किया गया था, उसी के जो है फैसले के खिलाफ आज हरियाणा सरकार और बूटी राम जो ज्योति का जो पिता है उनकी अपील पर जो है आज यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो काफ़ी अहम मानी जा रही है, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस लीजा गिल की डबल बेंच पर जो है वो सुनवाई होगी। ये डबल बेंच पर भेजा गया था ये मामला, क्योंकि मार्च में जब इस केस के सभी जितने भी आरोपी थे उनको नोटिस भेजकर जो है अपना पक्ष रखने को कहा था। तो आज काफ़ी अहम यहाँ पर जो है इसमें सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बूटी राम ने यहाँ पर साफ तौर पे आरोप लगाया था विधायक राम कुमार चौधरी और उनके साथियों को कि बरी किया गया है और गलत तरीके से बरी किया गया है, तो उनके ऊपर जो आज बहस होनी है। और ज्योति के पिता जो बूटी राम है और वो सरकारी जो उनके वकील हैं और जो आरोपियों के वकील हैं उनके बीच में जो है आज यहाँ पर जिरह होगी इसमें। लेकिन ये देखना होगा कि किस तरह से बेंच जो है वो किस तरह से इस केस को लेता है। अगर वो फिट लगता है केस तो उसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर रीट्रायल भी हो सकता है इस केस में। अगर उनको दलील ठीक ना लगी तो ऑब्वियसली इसमें जो है याचिका भी खारिज हो सकती है। तो कहीं काफी इसमें तथ्य जो है वो देखने वाले हैं, क्योंकि कई चीजें इसमें यहाँ पर सामने आई हैं। जिस तरह से बूटी राम ने जो है यहाँ पर एक फैसले को चुनौती दी थी और काफी जो है वो कहा था कि इसको बरी करने का फैसला जो है अदालत का वो गलत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आज का जो फैसला है वो काफी अहम माना जा रहा है कि याचिका भी खारिज हो सकती है या फिर इसमें री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है या री ट्रायल भी हो सकता है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 21 मई 2012 की रात को जो है होशियारपुर की जो है ज्योति यहाँ पर जो पंचकूला के सेक्टर में यहाँ पर 21 सेक्टर में जो है 22 मई को 2012 को सुबह उसकी जो शव है वो सड़क पर मिला था। ट्रक से उसको गला घोटकर ट्रक के नीचे उसको कुचल कर जो हत्या की गई थी। काफी इस केस में जो है काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है कई ऐसे नाम सामने आए थे, कई ऐसे हाई प्रोफाइल नाम सामने आए थे, जिसमें दून हल्के के विधायक राम कुमार चौधरी और उनके जो साथी हैं जो है उनका नाम आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये केस है काफी उलझा हुआ केस था। जिस तरह से बूटी राम ने पहले जो है फैसला कर लिया था, उसके बाद फिर जो याचिका डाली थी, तो इसमें उसके बाद जो है जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो है बरी करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद से दोबारा से जो बूटी राम जो ज्योति के पिता है उन्होंने दोबारा से इसके खिलाफ जो है इस फैसले के खिलाफ जो है याचिका डाली थी। तो आज उसी याचिका पे जो है यहाँ पर आज फैसला जो है वो सुनवाया जाएगा। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जम्मू के जिला पुंछ के बलनोई सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके में रात को अचानक आग लग जाने से सीमावर्ती इलाके में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी इलाके में जंगल में लगी आग से करीब 15 से 20 बारूदी सुरंगें विस्फोट में उड़ गईं। इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। ये आग पाक सीमा से होती हुई भारतीय सीमा तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक इस आग से भारतीय सीमावर्ती इलाके में कोई क्षति नहीं हुई है और सेना अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 22 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पारिकर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ नई दिल्ली से लेह पहुंचेंगे और 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS नेगी उन्हें पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा की सुरक्षा स्थिति के बारे में बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक बाद में वह श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो साहा सुरक्षा स्थिति और सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। सूत्रों के अनुसार पारिकर सुरक्षा की पूरी स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था के उपायों, आतंकवाद निरोधक अभियानों एवं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता आशीष कोहली से। आशीष, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 22 मई को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो इस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रक्षा मंत्री हैं, ये 22 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ जो आर्मी के चीफ जनरल सुहाब सिंह भी होंगे और वो इनके साथ पूरा का पूरा दौरे का निरीक्षण करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा 22 तारीख को पहले वो सीधे ले जाएंगे और वहाँ पे जो भी बॉर्डर का सारा निरीक्षण करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर और जो चाइना के ऊपर वहाँ पे सारा निरीक्षण किया जाएगा। और उसके बाद वो श्रीनगर की तरफ जाएंगे, जिनके साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा उनके साथ होंगे और वो उनको सारा का सारा श्रीनगर में जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सारा का सारा निरीक्षण करवाएंगे। और ये उनका एक दिन का दौरा है, जो कि सारा का सारा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर वो सारा का सारा दौरा किया जा रहा है। आशीष, जैसे कि मनोहर पार्रिकर जो है 22 मई को जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो उनके इस दौरे को लेकर सेना और प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जिस तरह से रक्षा मंत्री का पहला दौरा है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो इसमें काफ़ी तरह की तैयारियां और पूरा का पूरा होमवर्क करना पड़ेगा जो इंडियन आर्मी को, और वो सारा उनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कहाँ कहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर का सारा जम्मू कश्मीर का उनको ब्यौरा देना पड़ेगा। और साथ साथ में ही जिस तरह से उन्होंने लेह का दौरा करना है, तो वहाँ पे जिस तरह से जो चाइनीज की इंकर्शन बताई जाती है, कई बार रिपोर्ट्स में भी आया है इंटेलिजेंस की कि भाई इंकर्शन होती है, तो वो भी सारा का सारा निरीक्षण करेंगे। और उनके साथ जो जनरल है आर्मी के दलवीर सिंह जी, वो भी साथ में रहेंगे, क्योंकि जनरल दलवीर सिंह जी इससे पहले भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, तो वो रक्षा मंत्री को अच्छे से पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो LOC और सारे के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर का। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लद्दाख के साथ जुड़ने वाले लद्दाख NH-1D को आखिरकार 5 महीनों के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसके चलते लेह और कारगिल के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं ये रोड लेह और कारगिल के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। बता दें कि NH-1 को भारी बर्फबारी होने के कारण 5 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। जोजिला पास ओपनिंग सेरेमनी था यहाँ पे, जो हमने बीकन परियोजना और विजय परियोजना मिलकर इस 108 किलोमीटर लंबा जो रास्ता जो बर्फ से ढक जाता है हिमपात के कारण, उसको खोला है। जिम्मेदारियां इस तरीके से बटी हुई हैं हमेशा की तरह। गगनगीर से 108 किलोमीटर तक बीकन परियोजना बर्फ को हटाता है और 108 किलोमीटर से लेकर द्रास तक ये विजय परियोजना इसको हटाता है। ये इस साल ये भी एक इतिहास था कि इस साल 12 जनवरी तक ये रास्ता खुला था। जनरली नवंबर एंड में ये बंद हो जाता है, बट इस बार 12 जनवरी तक रास्ता खुला था, जो एक इतिहास है अपने आप। तकरीबन 5-6 महीने के बाद ही खुला है। तो इसमें अवलांच होते हैं, बड़े अवलांच होते हैं, क्योंकि इसमें पत्थर भी बड़े बड़े पत्थर आते हैं और जान का भी खतरा रहता है। इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। तो लोग कितना खुश हैं आज लोग खुशी हैं। लद्दाख के लोग ज्यादा खुशी रहते हैं। हमारा तो चलता है, गगनगीर तक चलता है। मैं तो मनीगांव का है। 1984 में हुए सिख कत्लेआम के बाद रेवाड़ी जिला का गांव हौद एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गया, जब एक किसान द्वारा गांव में खंडर हवेली के पास खुदाई के वक्त 77 ऐतिहासिक चांदी के सिक्के मिले। किसान इन सिक्कों को बजाय पुलिस को देने के अपने घर ले गया, मगर खुदाई कर रहे JCB मशीन के चालक ने जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी, तो किसान ने ये सिक्के पुलिस को दे दिए। अब खुदाई के स्थान पर देखने वालों की भारी भीड़ लगी हुई है। यही नहीं, खुदाई के बाद खेत से जो मिट्टी निकली उसमें भी ग्रामीणों को सिक्के मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। है जहाँ तक मेरी नोटिस में आया है, यद्यपि मैं देख नहीं पाया वहाँ पे। इससे पहले यहाँ राव लेखराम जी हैं, जो नाथुपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने वो ज़मीन परचेज़ की हुई है।
उन्होंने वहाँ से मलबा हटाया है और हटा के जो रास्ता शारेआम खेतों के अंदर उसके अंदर डाला हुआ है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ कुछ सिक्के मिले, बताए लोगों ने बताया है ऐसा। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जी हमारे पास 77-80 के आसपास सिक्के हमें मिले, बाकी जो सिक्के हैं वो वहाँ पे जो बच्चे खनन करने वाले हैं या दूसरे व्यक्ति जो यहाँ के थे, एक एक दो दो सिक्के वो उठा लेंगे। मैं प्लान करवा रहा हूँ, मलबा उठवा रहा हूँ, मलबा पड़ा उसमें दिन सिपट के ठेली में ढल के चले गए रास्ते में, वो वहाँ मिले रास्ते में। ये कहाँ चले गए थे? रास्ता है उस रास्ते में गिरवाया था मलबा जी, उस मलबे में मिले। कब मिले थे? जब ट्रैक्टर फंस गया उसको धक्का लगाया जब ही मिले थे हमको। तो ये आज सुबह मेरे को सूचना मिली कि चीड़ गांव के पास एक हौज जो पहले सरदारों की ढाणी बसात होती थी, उसमें कोई किसान ने अपने खेत में मिट्टी जैसे उठाते समय जो कुछ सिक्के मिले हैं, तो मैंने मौके पे वहाँ जाकर देखा है तो मिट्टी उठाई हुई थी। जो उसके साथ हमें लगता खेत है, एक लेखराम सनो चंद्र सिंह जाति हईर गाँव नाथोपुर जिला गुड़गांव का रहने वाला किसान है। उसने अपने 28 एकड़ ज़मीन ली हुई है, जिसमें कुछ हिस्से में वो अपनी मिट्टी उठा रहा था जेसीबी से। उसमें से एक छोटी देगची नुमा जैसे पित्तल की या तांबे की जैसी भी है, उसमें कुछ पैसे रंसी मिले। पीसीएमएस डॉक्टरों ने अपनी मांगों के चलते रोष स्वरूप मोगा के सरकारी अस्पतालों में अपने कैबिन के बाहर बैठ मरीजों की जांच की। इसी के चलते डॉक्टरों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो वे नई रणनीति बनाएंगे। वहीं सरकारी अस्पताल मोगा के एमडी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये जो हड़ताल है स्पेशली पीसीएमएस डॉक्टरों की है और ये काफ़ी समय से चल रही है। दिसंबर में सेहत मंत्री से बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने मांग मानने के लिए समय भी मांगा था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं डॉक्टरों ने फैसला किया है कि कोई भी डॉक्टर स्पेशल केस अटेंड नहीं करेगा, ना ही कोई टेस्ट करवाएगा, सिर्फ सादे मरीजों को ही देखा जाएगा। और अगर सरकार ने उनकी मांगें ना मानी तो जो रणनीति तैयार होगी उस पर पंजाब के सभी डॉक्टर अमल करेंगे। छह मई से गुरु साहिबान की पावन निशानियों को लेकर चली धार्मिक दर्शन यात्रा अब 16 मई को मोगा में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर डीसी ऑफिस में बने बैठक हॉल में सभी उच्च अधिकारियों के साथ डीसी मोगा ने बैठक की और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी मोगा ने बताया कि यह यात्रा 16 मई को जिला मोगा के गांव दारापुर में प्रवेश करेगी और पूरे दिन मोगा में संगति दर्शन करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद सुबह 17 मई को मोगा से कोटी से खां के लिए रवाना होगी। इस मौके पर लंगर और शबील आदि का पूरा इंतजाम होगा। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।